एक माँ अपनी 14 साल की बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में एंटर करती है। उसके हाथ में एक कंप्लेंट थी और आंखें मिक्स्ड इमोशंस शो कर रही थी, फियर, एंगर और बहुत सारी डेस्परेशन। क्योंकि जो उसने अपनी बेटी से सुना वो हर पेरेंट का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर है। उसने कहा, मेरी बेटी को कहा गया था कि वो $200 कमा सकती है, बदले में उसे एक व्यक्ति को मसाज देनी होगी। पर उसके साथ जो हुआ, डेस्क पर बैठे ऑफिसर नोट्स लेना शुरू करते हैं। एक और केस, पाम बीच फ्लोरिडा में। ये अनयूजुअल नहीं था, ये एक रिच नेबरहुड था और ऐसी चीज़ें आए दिन सामने आती रहती थी। पर जैसे जैसे माँ और बेटी अपनी कहानी बतानी शुरू करती हैं, ऑफिसर के एक्सप्रेशंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं था। कंप्लेंट से एक नाम निकल के आता है, जेफरी एप्स्टीन। जिन डिटेक्टिव को ये केस असाइन किया गया वो एक एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव थे। उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये केस उनकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और फ्रस्ट्रेटिंग केस बन जाएगा। ये केस उन्हें एक बिलियनेयर के डार्क वर्ल्ड में ले जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि ये केस डेकेड्स तक हेडलाइंस बनाएगा। बट आखिर कौन था जेफरी एप्स्टीन? ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन कॉर्नी आइलैंड के पास एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में पैदा हुआ। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। मैथमेटिक्स में उसका काफ़ी इंटरेस्ट था, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। कुछ ऐसा नहीं था जो ये शो करता कि ये आदमी एक दिन लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैंडल करेगा। 1970s में एप्स्टीन कॉलेज में स्ट्रगल करता है। वो ब्रीफली कूपर यूनियन अटेंड करता है, फिर NYU, पर डिग्री कंप्लीट नहीं करता। इंस्टेड वो एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लेता है। वो डेल्टन स्कूल मैनहट्टन, जो कि एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट स्कूल था, उसमें टीचर बन जाता है। प्रॉपर क्रेडेंशियल्स के बिना ही वो बच्चों को मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाने लगता है। यहाँ कुछ तो इंटरेस्टिंग होता है। डेल्टन स्कूल में एप्स्टीन ने एक ऐसी दुनिया देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अमीर फैमिलीज़, पावरफुल पेरेंट्स, एलीट कनेक्शंस। यहाँ जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात इन्फ्लुएंशियल लोगों से होती है जो बाद में उसके नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन 1976 में एप्स्टीन को मिस्टीरियसली डेल्टन स्कूल से निकाल दिया जाता है। रीजंस क्लियर नहीं है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी नहीं हैं, बस रूमर्स हैं कि वो स्टूडेंट्स के साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करता था। फिर 1980s आते हैं, वॉल स्ट्रीट का गोल्डन एरा, द एज ऑफ ग्रीड इज़ गुड। एप्स्टीन समहाउ बेयर स्टर्न्स में घुस जाता है। बिना MBA डिग्री के, बिना कोई फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के या फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, वो सडनली एक हाई फ्लाइंग ट्रेडर बन जाता है। ये कैसे हुआ? नोबडी नोज। एप्स्टीन एक इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व हो जाता है, पर मिस्टीरियसली इसके कॉन्सिक्वेंसेस से बच निकलता है और 1982 में वो बेयर स्टर्न्स से रिज़ाइन कर देता है, या फिर उसे निकाल दिया जाता है। और फिर होता है असली मैजिक। जेफरी एप्स्टीन अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म एस्टेब्लिश करता है, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। और उसकी फर्म की पिच सिंपल थी, वो सिर्फ बिलियनर्स को ही एज क्लाइंट्स लेगा। द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी हिज क्लाइंट इज़ $1 बिलियन इन एसेट्स। बट यहाँ से शुरू होती है एक मिस्ट्री जो आज तक अनरिजॉल्व है। आखिरकार उसके क्लाइंट्स थे कौन? पब्लिकली तो कोई नहीं जानता। लेस्ली वेक्सनर, विक्टोरियाज सीक्रेट के ओनर, वो एक कंफर्म्ड नाम है, लेकिन बाकी उसका बिजनेस मॉडल क्या था, कैसे पैसे कमाता था, नोबडी नोज फॉर सर्टेन। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आज तक कंफ्यूज हैं, क्योंकि वॉल स्ट्रीट पे एवरीबडी नोज एवरीबडी, क्योंकि बड़ी बड़ी डील्स होती हैं,
ट्रांजैक्शंस होती हैं, पेपर ट्रेल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एप्स्टीन के लिए वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक घोस्ट की तरह था। फिजिकली देखा जाए तो सब कुछ प्रेजेंट था, मैंशंस थे, प्राइवेट जेट्स थे, एलिजिडली बिलियंस थे, लेकिन ऑन पेपर ऑलमोस्ट नथिंग। ऑफशोर अकाउंट्स, शेल कंपनीज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड ताकि ट्रांसपेरेंसी किसी तरह से अवॉइड हो। बाय 1990s एप्स्टीन एलीट सर्कल्स में फिक्स हो गया था। उसके पास कैरेबियन में एक आइलैंड भी था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, जिसको लोग पीडोफाइल आइलैंड बुलाने लगे थे। मैनहट्टन में एक बड़ा टाउन हाउस था, न्यू मैक्सिको में एक रैंच थी, पेरिस में एक अपार्टमेंट था। वो पार्टीज़ होस्ट करता था जिसमें साइंटिस्ट्स, नोबल लॉरिएट्स, पॉलिटिशियंस, रॉयल्टी से जुड़े हुए लोग, ये सब आते थे। बिल क्लिंटन उसके जेट में कई बार सफ़र कर चुके थे। प्रिंस एंड्रयू तो क्लोज फ्रेंड था। 1990 से डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ थी। वो हार्वर्ड और MIT को बहुत सारी डोनेशंस देता था। उसका साइंस में इंटरेस्ट जेन्युइन था या सिर्फ एक दिखावा, ये आज भी डिबेट का विषय बना हुआ है। ऊपर से उसकी इमेज एक फिलैंथ्रोपिस्ट की थी, पर अंदर ही अंदर कुछ बहुत डार्क चल रहा था और 2005 में ये सब चीज़ें बाहर आने लगी। पहली कंप्लेंट के बाद डिटेक्टिव ने अपना काम शुरू कर दिया। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसमें विक्टिम का इंटरव्यू लेना, स्टोरी को वेरीफाई करना, देखना कि चार्जेस के लिए इनफ है कि नहीं, ये सब आता है। लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिगेशन में डीपर डिग करने लगे, उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये स्टैंडर्ड केस से बहुत दूर है। पहली विक्टिम, लेट्स कॉल हर मारिया, 14 साल की थी जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। एक मिडिल क्लास स्कूल स्टूडेंट, उसकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। एक क्लासमेट ने उसे स्कूल में अप्रोच किया और उसे एक इजी जॉब के बारे में बताया। एक अमीर आदमी को मसाज थेरेपिस्ट की नीड थी। नो एक्सपीरियंस नीडेड, ट्रेनिंग जॉब से पहले दी जाएगी और प्राइस $200 कैश, सिर्फ 1 घंटे के काम के। एक 14 साल की लड़की जो एक गरीब परिवार से थी, उसने सोचा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मारिया को एप्स्टीन के पाम बीच वाले मेंशन में ले जाया गया, जो कि एक स्पेनिश स्टाइल विला था, ओशन व्यू के साथ। हर तरफ स्टाफ ही स्टाफ था, सब कुछ लेजिट और सेफ दिख रहा था। पहले विजिट पर वो गिलेन मैक्सवेल से मिली। उसका ब्रिटिश एक्सेंट था और सोफिस्टिकेटेड और फ्रेंडली थी। मैक्सवेल ने उसे बिल्कुल रिलैक्स्ड फील कराया। उसने कहा ये सिर्फ एक मसाज है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मारिया को एक ऐसे कमरे में ले गई जहां एप्स्टीन सिर्फ टॉवल में वेट कर रहा था। मसाज नॉर्मल शुरू हुई, फिर एप्स्टीन ने मारिया को गलत तरीके से टच करना शुरू कर दिया। उसने रेजिस्ट किया और रोने लगी। एप्स्टीन ने उससे कहा कि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सब लड़कियां करती हैं, और बाहर जाके अगर उसने इसके बारे में किसी से कुछ भी कहा तो कोई उसका बिलीव नहीं करेगा। मारिया ने डिटेक्टिव को और भी बहुत सारे विक्टिम्स के नेम्स दिए। शी सेड वहाँ और भी लड़कियाँ आती थीं। डिटेक्टिव ने उन लड़कियों को कांटेक्ट किया और धीरे धीरे फ्लड गेट्स खुल गए। ही डिस्कवर्ड कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। देयर वॉज अ पैटर्न, एक सिस्टम, एक पूरा ऑपरेशन। एक एक करके विक्टिम्स सामने आने लगे। देयर एजेस फ्लैश्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन फाइल्स, 14, 15, 16, कुछ तो एज यंग एज 13। सेकेंड विक्टिम, लेट्स कॉल हर सैरा। वो 15 साल की थी जब एक फ्रेंड उसे एप्स्टीन के पास ले गई। फ्रेंड ने उससे कहा कि वो $200 कमा सकती है सिर्फ 1 घंटे के काम के। सैरा मान गई क्योंकि उसकी फैमिली को पैसों की बहुत अर्जेंट नीड थी, क्योंकि उसके फादर की जॉब चली गई थी। वो सिर्फ अपनी फैमिली की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो होगा वो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एप्स्टीन बड़े कैलकुलेटेड तरीके से मैनिपुलेट करता था। उसने उससे कहा कि वो स्पेशल है, डिफरेंट है। उसने उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए, महंगे परफ्यूम, कपड़े, शूज़, कभी कभी एक्स्ट्रा पैसे भी दे देता था। फिर उसने एक ऑफ़र दिया कि अगर वो
और लड़कियों को एप्स्टीन के पास लाती हैं तो उसे पर रेफरल $200 और मिलेंगे। ये थी उसकी ईविल स्ट्रेटजी, एक पिरामिड स्कीम जहां विक्टिम्स ही रिक्रूटर्स बन जाते थे। उनकी फाइनेंशियल डेस्परेशन को एक्सप्लॉइट किया जाता था। वो अपने फ्रेंड्स को लाती, गिल्टी फील करती और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता। एक और विक्टिम ने जेफरी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है। शी सेड ही नेवर अपोलोजाइज्ड। उसने कभी कोई रिमोर्स शो नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल। एक बार जब विक्टिम ने जेफरी को मना किया, देन ही इंटिमिडेटेड हर। कहा कि उसके पास लॉयर्स हैं, कनेक्शंस हैं, पैसे हैं, ही कैन डिस्ट्रॉय हर लाइफ। वो डर गई। जैसे जैसे डिटेक्टिव कड़ियों को जोड़ने लगे वैसे वैसे एक पैटर्न निकल के सामने आया। एप्स्टीन वल्नरेबल गर्ल्स को टारगेट करता था। वो जो सिंगल मदर हाउस होल्ड से थी, जिनको डेस्परेटली मनी की नीड थी, ही प्लेड ऑन देयर वल्नरेबिलिटीज़ विद सर्जिकल प्रिसीजन। उसका पाम बीच वाला मेंशन इसी पर्पस के लिए सेटअप किया गया था। मल्टीपल मसाज टेबल्स, एक स्पेसिफिक रूम, स्टाफ को अच्छे से ट्रेन किया गया था टू सी नथिंग से नथिंग। एक पूरा सिस्टम डिज़ाइंड फॉर अब्यूज़। और गिलेन मैक्सवेल वॉज सेंट्रल टू ऑल दिस। विक्टिम्स कंसिस्टेंटली उसके रोल को डिस्क्राइब करती हैं। वो रिक्रूटर थी, ग्रूमर थी, वही थी जो विक्टिम्स को सेफ फील कराती थी बिफोर डिलीवरिंग देम टू जेफरी। वो वुमेन की जो सोफिस्टिकेटेड और मैटरनल क्वालिटीज़ होती हैं उनको गलत तरीके से यूज़ करती थी टू मैनिपुलेट यंग गर्ल्स। 2005 के मिड तक डिटेक्टिव ने 40 से ज़्यादा विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ लिए। द पैटर्न वॉज अनडिनाइबल। एविडेंस तो ओवरवेलमिंग था। ये सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं था, दिस वॉज सिस्टमैटिक ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। जुलाई 2006 में 1 साल की इंटेंस इन्वेस्टिगेशंस के बाद पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट की। डिटेक्टिव ने मल्टीपल फेलनी चार्जेस रेकमेंड किए। द एविडेंस पैकेज वॉज hundreds of pages thick, testimony after testimony, a clear case. But then power और इन्फ्लुएंस की मशीनरी शुरू हो गई। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने तो अपना काम कर दिया था, एविडेंस भी एकदम ओवरवेलमिंग था, लेकिन जेफरी एप्स्टीन का केस नॉर्मल नहीं था। लोकल स्टेट अटर्नीज ऑफिस ने एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया। उन्होंने केस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स को हैंड ओवर कर दिया, FBI को इन्वॉल्व कर लिया। केस US अटर्नीज ऑफिस फॉर सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा के ज्यूरिसडिक्शन में चला गया। फेडरल प्रोसिक्यूटर जो चार्ज में थे वो थे अलेक्जेंडर अकोस्टा, रिपब्लिकन लीगल सर्कल्स में एक राइजिंग स्टार, एम्बिशियस, वेल कनेक्टेड। बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ लेबर भी बने। अकोस्टा के हाथ में एक पावरफुल केस था जिसमें भारी भरकम सज़ा होने के पूरे आसार थे, लेकिन फिर जो हुआ वो अमेरिकन जस्टिस सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड था। बंद दरवाज़ों के पीछे नेगोशिएशंस शुरू हो गए। एप्स्टीन की लीगल टीम ज़बरदस्त थी। एलन डेर्शोविट्स और केनेथ स्टार जैसे बड़े लॉयर्स थे। उन्होंने मिलके एक डील बनाने की कोशिश की और 2008 में वो डील फाइनल हो गई, द नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर एप्स्टीन को 2 स्टेट चार्जेस के अंडर गिल्टी माना जाएगा, एक माइनर से प्रोस्टिट्यूशन करवाने के लिए और दूसरा माइनर को प्रोस्टिट्यूशन के लिए प्रोक्योर करने के लिए। वो सारी फेलिनीज नहीं जिनका एविडेंस मिला था, सिर्फ 2 स्टेट चार्जेस। सेंटेंस 18 महीने, स्टेट या फेडरल प्रिजन में नहीं, पाम बीच काउंटी जेल में, जिस फैसिलिटी में उसे एक प्राइवेट विंग में रखा जाएगा। बट असली इंसल्ट तो कंडीशंस के साथ आई। एप्स्टीन को वर्क रिलीज ग्रांट किया गया, मतलब दिन के 12 घंटे, हफ्ते में 6 दिन वो जेल से निकल के अपने ऑफिस जाके काम कर सकता है। उसके पास एक प्राइवेट ड्राइवर था, वो बिजनेस कर सकता था। वो बेसिकली रातें जेल में और दिन ऑफिस में बिताता था। ये इनकार्सरेशन नहीं था, ये सिर्फ एक माइनर इनकन्वीनियंस था।
और भी था। एग्रीमेंट में को कॉन्स्पिरेटर्स के लिए इम्यूनिटी मेंशन थी, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि विक्टिम्स को इन सब के बारे में बताया ही नहीं गया था। फेडरल लॉ स्पेसिफिकली क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट रिक्वायर करता है कि विक्टिम्स को प्ली एग्रीमेंट के बारे में इन्फॉर्म किया जाए, बट एकोस्टा के ऑफिस ने इसे एक सीक्रेट रखा। विक्टिम्स को अपने केस के आउटकम के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद पता चला। जब डील पब्लिक हुई तो पब्लिक ने भारी मात्रा में आउटरीच किया। ये कैसे हो सकता है? कैसे डजन्स ऑफ अंडर एज विक्टिम वाले केस में इतना लीनियंट सेंटेंस हो सकता है? विक्टिम्स फेल्ट चीट। उन्होंने सिस्टम पर ट्रस्ट किया था, पुलिस इंटरव्यूज में अपने ट्रॉमा को फिर से जिया था, और वो भी इसके लिए अपने अब्यूज़र को सिर्फ नाम की पनिशमेंट मिलते हुए देखने के लिए। सालों बाद जब एकोस्टा से डील के बारे में इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही क्रिप्टिक रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा, उनसे कहा गया था कि बैक ऑफ करो, एप्स्टीन इंटेलिजेंस से बिलोंग करता है। ये सच था या नहीं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर था या नहीं, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जुलाई 2009 में अपने 18 महीने के सेंटेंस में से 13 महीने सर्व करने के बाद जेफरी एप्स्टीन जेल से बाहर आ गया। उसने अपने आप को सेक्स ऑफेंडर के तौर पे रजिस्टर करवाया, सबसे लोएस्ट लेवल पे, और अपनी लाइफ रिज्यूम कर ली। मेंशंस अब भी वहीं थे, प्राइवेट जेट्स, पार्टीज़, कार्स, कनेक्शंस। ऐसा लग रहा था ये सिर्फ एक टेम्परेरी सेटबैक था। फिर लगभग एक दशक तक जेफरी एप्स्टीन नॉर्मल जीवन जीने लगा। 2008 की डील ने इफ़ेक्टिवली उसे बचा लिया था, और उसने अपनी लाइफ इलीट सर्कल्स में कंटिन्यू रखी। विक्टिम्स फ्रस्ट्रेशन में देखते रहे जैसे जस्टिस परमानेंटली डिनाई कर दिया गया हो। लेकिन नवंबर 2018 में कुछ तो चेंज हुआ। जूली के ब्राउन, मायामी हेराल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक सीरीज़ पब्लिश की टाइटल्ड प्रीवर्जन ऑफ जस्टिस। उसने विक्टिम्स को ट्रैक करने में सालों लगा दिए, जिसमें से कईयों ने तो सालों तक पब्लिक में बात भी नहीं की थी। उसने 2008 वाली डील को डिटेल में एक्सपोज किया। उसने रिवील किया कि किस तरह से एकोस्टा के ऑफिस ने विक्टिम्स को वायलेट किया है। उसने केस को पब्लिक आई में अनडिनाइबल फोर्स के साथ वापस रखा। सीरीज़ वायरल हो गई। सोशल मीडिया कैंपेन्स ने जस्टिस की डिमांड की। विक्टिम्स जो सालों से साइलेंट थे बोलने लगे। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स पे प्रेशर इमेंस हो गया। फरवरी 2019 में एक फेडरल जज ने रूलिंग दी कि 2008 का नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट इलीगल है, क्योंकि उसने क्राइम विक्टिम्स राइट्स एक्ट को वायलेट किया था। विक्टिम्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि उनके राइट्स वायलेट हुए हैं। इस रूलिंग से एक दरवाज़ा खुल गया। द यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ऑफ सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, एक डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन, डिफरेंट प्रोसिक्यूटर्स ने इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू किया। उन्होंने सारे एविडेंसेस को रिव्यू किया और विक्टिम्स के साथ इंटरव्यूज़ किए। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि जेफरी एप्स्टीन को चार्ज किया जाएगा। जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट जेट पेरिस से वापस लैंड करता है। जैसे ही वो लैंड करता है, FBI एजेंट्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इस बार चार्जेस सीरियस थे, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सेक्स ट्रैफिकिंग। फेडरल चार्जेस, पोटेंशियल सेंटेंस ऑफ डेकेड्स इन प्रिजन। एप्स्टीन को मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर लोअर मैनहट्टन में ले जाया जाता है। वो बेल की रिक्वेस्ट करता है, पर प्रोसिक्यूटर्स आर्ग्यू करते हैं कि वो फ्लाइट रिस्क है। उसके पास प्राइवेट जेट है, इंटरनेशनल मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, इमेंस वेल्थ है, और जज उनसे एग्री करते हैं। बेल डिनाई हो जाती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ जेफरी फेसेस द रियल कॉन्सिक्वेंसेस। वो एक फेडरल डिटेंशन फैसिलिटी में है। नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो वर्क रिलीज, सिर्फ एक सेल। विक्टिम्स को एक सेंस ऑफ होप फील होता है। फाइनली अब उन्हें जस्टिस मिलेगा। फाइनली जेफरी विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। गिलेन मैक्सवेल डिसअपियर हो जाती है। प्रोसिक्यूटर्स पूरे
नेटवर्क को अच्छी तरीके से देखते हैं कि इस नेटवर्क में और कौन कौन इन्वॉल्व था, कौन सब कुछ जानता था और कुछ नहीं बोला, और किस किस को इसके बारे में सब कुछ पता था। डॉक्यूमेंट्स बाहर आने लगते हैं। जेफरी के प्राइवेट जेट जिसका नाम लॉलिटा एक्सप्रेस, उसके फ्लाइट लॉग्स दिखाते हैं कि जेफरी हैज़ टेकन मल्टीपल ट्रिप्स टू हिज प्राइवेट आइलैंड और उसकी बाकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। उन लॉग्स में पैसेंजर्स के नाम भी मेंशन थे। बहुत सारे फेमस लोग, पावरफुल पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन दिस। मीडिया में खूब आउटरेज होता है। ये सिर्फ एक आदमी के क्राइम्स के बारे में नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के बारे में है, एक नेटवर्क के बारे में है जो कि पोटेंशियली डेकेड्स से चले आ रहा है, जिसमें दुनिया के कुछ मोस्ट पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं। सुबह के 6:30 बजे गार्ड्स जब स्पेशल हाउसिंग यूनिट के रूम नंबर 220 के पास पहुंचते हैं तो वो जेफरी को फर्श पर गिरा हुआ पाते हैं। एक बेडशीट उसकी गर्दन के इर्द गिर्द बंधी हुई थी जो कि बंक बेड से अटैच्ड थी। इमीडिएटली रेस्क्यू के अटेम्प्ट्स शुरू होते हैं पर सारे रेस्क्यू अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। सुबह 7:36 पे जेफरी एप्स्टीन को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऑफिशियल कॉज सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन उसके डेथ के सर्कमस्टेंसेस इतने बिजार थे, उनमें इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ थी कि वो इमीडिएटली पब्लिक स्क्रूटनी और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जनरेट करने लगते हैं। जैसे वीक्स पहले जुलाई 23 को एप्स्टीन अपने सेल में सेमी कॉन्शियस मिलते हैं। उसकी गर्दन पर मार्क्स थे। ऑफिशियल रिपोर्ट अनक्लियर थी, क्या ये सुसाइड अटेम्प्ट था या उसका सेलमेट जो फॉर्मर पुलिस ऑफिसर था जिस पर मर्डर का चार्ज था, उसने जेफरी पर अटैक किया। ये इंसिडेंट कभी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। उस इंसिडेंट के बाद प्रोटोकॉल के तहत जेफरी को सुसाइड वॉच पर रखा जाना चाहिए था। रखा भी गया ब्रीफली, लेकिन फिर उसे सुसाइड वॉच से हटा दिया गया। एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे इवैल्यूएट किया और उसे क्लियर कर दिया गया। आखिर क्यों? उस डिसीजन को कभी एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगस्त 9 को, मतलब उसकी मौत से एक दिन पहले, जेफरी एप्स्टीन अपने लॉयर से 12 घंटे तक मिला। बाद में उन्होंने बोला कि जेफरी एप्स्टीन गुड स्पिरिट्स में था और अपनी लीगल स्ट्रेटेजी पे फोकस्ड था। उसके पास चार्जेस से फाइट करने के सारे रीजंस थे। फिर उसी शाम जेफरी के सेलमेट को दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इससे जेफरी अपने सेल में अकेला रह गया, जो कि एमसीसी के प्रोटोकॉल्स के खिलाफ था। हाई प्रोफाइल इनमेट्स जिनमें सुसाइड के कंसर्न्स थे, उनके साथ हमेशा सेलमेट का होना ज़रूरी था। ये प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा गया? नो क्लियर आंसर। सेल को हर 30 मिनट्स में चेक करना था। गार्ड्स को ये राउंड्स करना और उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगस्त 9 से अगस्त 10 की रात तक कुछ तो गड़बड़ हुई थी। एप्स्टीन की यूनिट में असाइंड दोनों गार्ड्स ने अपने राउंड्स नहीं किए। बाद की इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि वो गार्ड्स अपने डेस्क पर सो गए थे। उन्होंने लॉग्स फॉल्सली ऐड किए थे और ऐसे चेक्स मार्क किए जो उन्होंने कभी करे ही नहीं थे। और भी सस्पिशियस बात तो ये है, एप्स्टीन के सेल को मॉनिटर कर रहे सिक्योरिटी कैमरास ख़राब हो गए। दोनों कैमरास एक साथ उसी रात को ख़राब हो गए। हॉलवे में जो बैकअप कैमरास थे उसकी भी फुटेज मिस्टीरियसली डिग्रेड हो गई। न्यूयॉर्क सिटी की मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर बारबरा सैमसन ने ऑटोप्सी परफॉर्म की। उनकी रूलिंग सुसाइड बाय हैंगिंग। लेकिन जेफरी के भाई ने एक फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को हायर किया, वो भी ऑटोप्सी में थे। उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट कंसर्न्स रेज किए। जेफरी की नेक पे जो फ्रैक्चर्स थे, खास करके हायोड बोन पे, वो सुसाइडल हैंगिंग से ज़्यादा होमिसाइडल स्ट्रैंगुलेशन से कंसिस्टेंट थे। ऐसे फ्रैक्चर्स हैंगिंग में हो सकते हैं, बट वो मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर सिरिल रेक, एक और रिनाउंड फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, ने भी फाइंडिंग्स रिव्यू की और एग्री किया कि एविडेंस सस्पिशियस है।
एप्स्टीन के लॉयर्स ने पब्लिकली एडमिट किया कि उन्हें लगता है कि ये एक मर्डर है, सुसाइड नहीं। FBI ने डेथ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और दोनों गार्ड्स को चार्ज किया रिकॉर्ड्स फॉल्सिफाई करने के लिए, बट बाद में कॉपरेशन के लिए चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया। तो असल में हुआ क्या? ऑफिशियली तो सुसाइड ही बताया गया, एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है बट ट्रबलिंग भी है, और टाइमिंग भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। एप्स्टीन की डेथ कोर्ट के थाउजेंड्स ऑफ पेजेस अनसील होने के कुछ घंटे पहले हो गई। डॉक्यूमेंट्स जिनमें एलिजिडली बहुत सारे पावरफुल लोगों के नाम थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंटरनेट पे फैल गईं। फॉर्मर न्यूयॉर्क सिटी मेयर्स से लेके आम जनता तक सबने स्केप्टिसिज्म दिखाया, पर स्केप्टिसिज्म एविडेंस तो नहीं है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कितने भी कंपेलिंग हो पर प्रूफ तो नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक प्रिजनर था, एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर जिसके पास बहुत से पावरफुल लोगों को डैमेज करने वाली इन्फॉर्मेशन थी। वो उन सर्कमस्टेंसेस में मरा जिसमें मल्टीपल सिक्योरिटी फेलियर्स थे। अमेरिका की सबसे सिक्योर डिटेंशन फैसिलिटी के अंदर सुसाइड था, मर्डर था या असिस्टिव सुसाइड, वी डोंट नो। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर दी गई, केस क्लोज्ड, और एप्स्टीन की डेथ के साथ उसके नाम रिवील करने, टेस्टिमनी प्रोवाइड करने और ट्रायल फेस करने की होप भी ख़त्म हो गई। विक्टिम्स डेवेस्टेटेड थे। पहले 2008 में उन्हें जस्टिस डिनाई किया गया, अब डेथ ने उनका डे इन कोर्ट डिनाई कर दिया था। बट स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। एप्स्टीन मर गया पर उसके अकॉम्प्लिसेस तो अभी जिंदा थे। गिलेन मैक्सवेल ऑक्सफोर्ड में पढ़ी लिखी, रॉयल्टी, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ से कनेक्टेड, और विक्टिम्स के अकॉर्डिंग वो जेफरी एप्स्टीन की चीफ रिक्रूटर, ग्रूमर और एनेबलर थी। वो ब्रिटिश सोशलाइट रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी जो खुद एक कंट्रोवर्शियल मीडिया फिगर थे, और 1991 में अपनी यार्ड से गिरकर मिस्टीरियसली मर गए। जब जेफरी जिंदा था तो गिलेन मैक्सवेल दिखती थी पार्टीज में एक वेल्दी सोशलाइट की लाइफ जीते हुए, लेकिन 2019 में जेफरी के अरेस्ट के बाद मैक्सवेल गायब हो गई। 1 साल तक वो अथॉरिटीज़ को इवेड करती रही, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी मूव करती रही। अथॉरिटीज़ से बचने के लिए, ट्रैकिंग से बचने के लिए अपने फ़ोन को फॉइल पेपर में रैप करके रखती थी, सिक्योरिटी हायर करके रखी थी ताकि अथॉरिटीज़ से बच सके। लेकिन 2 जुलाई 2020 को अथॉरिटीज़ ने उसे ढूंढ निकाला। उसे ब्रैडफोर्ड, न्यू हैम्पशायर में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी से अरेस्ट किया गया। अंदर एजेंट्स को एक सेलफोन मिला जो कि टिन फॉइल और एल्यूमिनियम फॉइल से रैप्ड था, सजेस्टिंग कि वो डिटेक्शन से बचने की कोशिश कर रही थी। उसके खिलाफ चार्जेस लगे, कॉन्स्पिरेसी टू एंथ्राइस माइनर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ माइनर फॉर इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी एंड perjury for lying under oath in deposition. Unlike Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell will face trial. ट्रायल शुरू हुआ नवंबर 29, 2021 को मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में। कई हफ्तों तक कोर्ट में डेवेस्टेटिंग टेस्टिमनीज सुनने को मिली। विक्टिम्स जो अब अपने 30s और 40s में आ गए थे, उन्होंने स्टैंड लिया और अपने ट्रॉमा को पब्लिकली रिलीव किया। उन्होंने डिस्क्राइब किया कैसे गिलेन ने उन्हें अप्रोच किया, उनके साथ दोस्ती की, उन्हें स्पेशल और सेफ फील करवाया। एक विक्टिम ने डिस्क्राइब किया कि कैसे जब वो 14 साल की थी, गिलेन से एप्स्टीन के पाम बीच वाले मेंशन में मिली। गिलेन उसके साथ बहुत फ्रेंडली थी, मैटरनल थी। उसने विक्टिम को कंफर्टेबल फील करवाया, फिर उसे जेफरी से मिलवाया और उसके थोड़ी देर बाद अब्यूज़ शुरू हो गया। एक विक्टिम ने डिस्क्राइब किया कि गिलेन ने उस विक्टिम को मसाज किया जो कि बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था। विक्टिम उस समय 16 साल की थी। टेस्टिमनीज़ ने गिलेन को सिर्फ एक बेबी सिटर या पैसिव पार्टिसिपेंट की तरह नहीं, बल्कि एक्टिव प्रेडिटर की तरह पेंट किया। उसको पता था कि वो क्या कर रही है। उसने अपने स्टेटस को, अपने
मैटरनल बिहेवियर को यूज़ किया टू मैनिपुलेट यंग गर्ल्स और फिर उन्हें एप्स्टीन के आगे छोड़ दिया। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि गिलेन को एप्स्टीन के क्राइम्स के लिए स्केपगोट बनाया जा रहा है, कि वो भी एप्स्टीन के मैनिपुलेशंस का शिकार थी, कि उसे इसीलिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है क्योंकि एप्स्टीन तो मर चुका है, तो किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल ठहराना ही है, इसीलिए उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन प्रोसिक्यूशन के एविडेंस ओवरवेलमिंग थे। फोटोग्राफ्स में साफ गिलेन और एप्स्टीन विक्टिम्स के साथ दिख रहे थे। फ्लाइट लॉग्स में उसका एप्स्टीन के साथ और विक्टिम्स के साथ ट्रैवल करना साफ दिख रहा था। टेस्टिमनी आफ्टर टेस्टिमनी ने उसका एक्टिव रोल क्लियरली डिस्क्राइब किया। दिसंबर 29, 2021 को 5 दिन के डेलिब्रेशंस के बाद ज्यूरी ने अपना डिसीजन सुनाया। गिल्टी ऑन 5 of 6 काउंट्स इंक्लूडिंग द मोस्ट सीरियस चार्ज, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ अ माइनर। 28 जून 2022 को गिलेन को 20 साल इन फेडरल प्रिजन की सज़ा सुना दी गई। विक्टिम्स ने डिस्क्राइब किया कि कैसे गिलेन के एक्शंस ने उनकी लाइफ्स, ट्रस्ट करने की एबिलिटी, सेंस ऑफ सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्हें ईयर्स ऑफ थेरेपी करनी पड़ी, उनके बहुत सारे ब्रोकन रिलेशनशिप्स हुए। बहुत से विक्टिम्स ने सब्सटेंस अब्यूज़ के पीछे भी गिलेन को दोषी ठहराया, सुसाइड अटेम्प्ट्स के पीछे गिलेन को दोषी ठहराया, और किस तरह से गिलेन ने उनकी लाइफ्स को इम्पैक्ट किया है उसके बारे में बताया। गिलेन ने कम इमोशंस दिखाए। उन्होंने मेंटेन किया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, कि वो इनोसेंट है और सारा ब्लेम उन पर लगाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो गिलेन ने नहीं की, डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, डिस्पाइट पब्लिक प्रेशर, उसने किसी का भी नाम आगे नहीं आने दिया। उसने किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। द पावरफुल क्लाइंट्स, द इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स जो एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज़ पे आते थे, जिन्होंने पोटेंशियली क्राइम्स में पार्टिसिपेट किया या क्राइम्स को विटनेस किया, वो नाम लॉक्ड ही रहे। वॉज इट लॉयल्टी, फियर या कोई सीक्रेट डील? वी डोंट नो। वट वी नो इज़ गिलेन इज़ इन प्रिजन नाउ। लेकिन वो नेटवर्क्स जिनसे एप्स्टीन घिरा हुआ था, द पायलट्स, द स्टाफ, द एनेबलर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लाइंट्स, इन सब ने कोई कॉन्सिक्वेंसेस बेयर नहीं किए। एप्स्टीन का केस जवाबों से ज़्यादा सवाल छोड़ जाता है। पहला सवाल, इन सब के बारे में किसको पता था और कौन कौन शामिल था? एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लॉलिता एक्सप्रेस के फ़्लाइट लॉग्स दिखाते हैं दशकों में उसने हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स ली। पैसेंजर्स में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, हार्वर्ड प्रोफेसर एलन डेर्शोविट्स और बहुत सारे दूसरे प्रोमिनेंट लोग शामिल थे। सिर्फ फ्लाइट में होने से क्राइम्स में पार्टिसिपेशन प्रूव नहीं होता। इनमें से बहुत से लोगों का कहना है कि उन्हें एप्स्टीन की एक्टिविटीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन सवाल तो फिर भी रहता है, उनका क्या एक्सपीरियंस था? उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ दोस्ती क्यों बनाए रखी जो 2008 के बाद एक कन्विक्टेड रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था? प्रिंस एंड्रयू को तो स्पेसिफिकली स्क्रूटनी फेस करनी पड़ी। वर्जीनिया रॉबर्ट्स, एप्स्टीन के विक्टिम्स में से एक, ने पब्लिकली कहा कि जब वो 17 साल की थी तब उन्हें प्रिंस एंड्रयू को ट्रैफिक किया गया था। उन्होंने उनके साथ फोटोग्राफिक प्रूफ भी दिया है। एंड्रयू ने सारी एलिगेशंस को डिनाई किया है, लेकिन इस स्कैंडल की वजह से उन्हें रॉयल ड्यूटीज से स्टेप बैक करना पड़ा। 2022 में एंड्रयू ने रॉबर्ट्स के साथ एक सिविल लॉसूट आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लिया, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में, नो एडमिशन ऑफ गिल्ट। और कितने लोग इन्वॉल्व थे? एप्स्टीन की टेस्टिमनी के बिना, गिलेन के कॉपरेशन के बिना हमें इस सवाल का कभी जवाब नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल, एप्स्टीन के पास इतना पैसा आया कहाँ से? एप्स्टीन कहता था कि वो एक बिलियनर है। डेफिनेटली वो बिलियनियर्स वाली लाइफस्टाइल भी जीता था। मिलियंस का प्राइवेट आइलैंड, $50 मिलियन का मैनहट्टन टाउन हाउस, कार्स का फ्लीट, प्राइवेट जेट्स। पर यह पैसा आया कहाँ से? उसकी फाइनेंशियल फर्म का एक कंफर्म्ड क्लाइंट लेस्ली वेक्सनर ने इवेंचुअली एप्स्टीन से दूरी बना ली, ये बोल के कि एप्स्टीन ने उसके बहुत सारे पैसे हड़प लिए।
अगर वेक्सनर ही एक रियल क्लाइंट था तो उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? क्या ये ब्लैकमेल से आए? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग से आए? या इसमें इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट थी? क्या एप्स्टीन का CIA, मोसाड या और किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई लेना देना था? एप्स्टीन के वेल्थ का राज ऑफशोर अकाउंट्स और सील्ड डॉक्यूमेंट्स में दफन है, जो शायद कभी सामने नहीं आएगा। तीसरा सवाल, क्या वो सच में सुसाइड था? ऑफिशियल रूलिंग तो सुसाइड ही है, पर सर्कमस्टेंसेस अभी भी लोगों के लिए सस्पिशियस है। दोनों कैमरास का फेल हो जाना, गार्ड्स का सो जाना, लॉक्स में फॉल्सली एंट्री करना, उसके सेलमेट का ट्रांसफ़र, टाइमिंग ऑफ डेथ जस्ट आवर्स बिफोर, डॉक्यूमेंट्स अनसीलिंग, डॉक्टर्स के कंसर्न, ये सब जवाब देने से ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ कैसे हो गए, इतने सारे फेलियर्स वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड फैसिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट में कैसे हो गए। चौथा क्वेश्चन, टोटलिटी में कितने विक्टिम्स थे? पाम बीच वाले इन्वेस्टिगेशन में 40 से ज़्यादा विक्टिम्स सामने आए थे, पर वो सिर्फ एक लोकेशन और एक टाइम पीरियड की बात थी। एप्स्टीन का ऑपरेशन तो डेकेड्स तक चला और उसके घर मल्टीपल लोकेशंस में थे, न्यूयॉर्क, पेरिस, न्यू मैक्सिको, प्राइवेट आइलैंड, डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो एक्चुअल काउंट ऑफ विक्टिम्स शायद कभी सामने ना आ पाए। पांचवा क्वेश्चन, जो एविडेंस मिले थे उनमें क्या था? एप्स्टीन का जो केस है वो हमारी सोसाइटी का एक आईना है। ये दिखाता है कि प्रेडेटर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं, कैसे वो आम लोगों की नज़रों में छुप जाते हैं, कैसे वो अपने वेल्थ और इन्फ्लुएंस को शील्ड की तरह यूज़ करते हैं। ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे सिस्टम्स करप्ट हो सकते हैं, कैसे जस्टिस को ख़रीदा या डिले किया जा सकता है या फिर डिनाई किया जा सकता है। बट ये हमें एक और चीज़ भी दिखाता है, सर्वाइवर्स की पावर, जो चुप रहने से इनकार करते हैं, पत्रकारिता और पत्रकारों की इम्पोर्टेंस, जो सच के पीछे लगे रहते हैं। हमें सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, एक ऐसा सिस्टम जो वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस को जस्टिस से ऊपर ना रखे। एप्स्टीन फाइल्स ऑफिशियली क्लोज हो सकती हैं, बट जिस काम को वो रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी, वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम, वो काम जारी है। जब तक सर्वाइवर्स बोलते रहेंगे, एडवोकेट्स उनके राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे, जब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे, ये स्टोरी तब तक ख़त्म नहीं होगी। जेफरी एप्स्टीन के क्राइम्स पास्ट में हैं, बट जस्टिस, आंसर्स और एक ऐसे सिस्टम जो विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए फ़ाइट अभी भी जारी है। और ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हर विक्टिम को जस्टिस नहीं मिल जाएगा, सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे, और जब तक जिन्होंने भी ये क्राइम्स किए हैं उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा। ये सिर्फ जेफरी एप्स्टीन की स्टोरी नहीं है, ये हर उस सर्वाइवर की स्टोरी है जिन्होंने बोलने की करेज दिखाई, और उनकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। इट्स स्टिल बीइंग रिटन।